साफ नजर आ रहे हैं आंकड़ों में, और आंकड़ों में अब कितनी जल्दी तब्दील होंगे, अगले आधे से 1 घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल तो एनडीए सरकार बनाती हुई दिख रही है, लेकिन उसमें 14 सीटें आप देखेंगे कि जेडीयू के हैं, और नीतीश कुमार का इतिहास दुनिया को पता है। नीतीश कुमार से मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन संपर्क भी कर रहा होगा, और एनडीए गठबंधन उनके लिए सब कुछ सजाना तैयार कर चुका होगा कि आप कहीं नहीं जाएंगे, कुछ भी अगर होता है तब दिल्ली से पूरी तरीके से चीज़ें मैनेज की जा रही हूँ, क्योंकि नीतीश कुमार का इतिहास सबको पता है। भले वो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि अब इन्हीं के साथ रहना, नीतीश कुमार ऐसी बातें बोलते रहते हैं, और कब वो पता लगे कि आरजेडी के पास पहुंच जाए, तेजस्वी यादव के साथ तस्वीर आ जाए, कुछ बड़ी बात नहीं है। तो फिलहाल 236 पर, अभी 233 पर इंडिया दिख रहा है, 295 पर एनडीए दिख रहा है, अदर्स के पास 15 हैं। अब इन अदर्स में क्या 15 में से 7-8 एनडीए की तरफ आ सकते हैं? कुछ तो हैं जो कि एनडीए के पक्ष में आपको दिखेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि मुश्किल खड़ी करेंगे। बाड़मेर से रविंद्र भाटी नहीं जीत रहे हैं, वहां से भी कांग्रेस आगे चल रही है। नगीना से भले चंद्रशेखर जीत रहे हैं, लेकिन इसके अलावा मतलब रोहित सारे एग्जिट पोल्स भी एग्जिट पोल धड़ाम हो गए भाई। एग्जिट पोल जो बातें हो रही थी कि शेयर मार्केट को लेकर, अब तो वही साबित हो रहा है कि शेयर मार्केट की वजह से सब कुछ। और बंगाल में देखिए टीएमसी 32 पे, बीजेपी 9। शुरुआत में जब खुला पोल रुझान आया 23 बिल्कुल 23 बात चल रही थी कि 48 सीटों में 23, 26, 46 होते हैं, और फिर 2 सीट और अलग जा रही कांग्रेस के। तो फिर ये आप समझ सकते हैं। और आप सोचिए अधीर रंजन अपना चुनाव हार रहे हैं वहां से, अगर अधीर रंजन हारते हैं तो ये बड़ी बात है। नोटिस करने वाली, अधीर रंजन अपनी सीट से हार रहे हैं, स्मृति ईरानी अपनी सीट से हार रही हैं। ये जो बड़े बड़े चेहरे हैं, या तो ये हो गए हैं ओवर कॉन्फिडेंट, जिसके चलते इनको खामियाजा भुगतना पड़ा है। नहीं, इसके पीछे कारण नमता क्या है ना, अब अधीर रंजन का क्या हो गया कि विपक्ष के नेता बन गए सदन में आकर। अब उनके ऊपर जिम्मेदारी इतनी आ गई, मोदी को जवाब देना है, इस बिल पर ये करना है, उस बिल पर वो करना है, उस बिल पर उनको जवाब देना है, उनसे सवाल करना है। मणिपुर पर भाई जनता को ये नहीं मतलब है कि आपने क्या बिल पेश कर दिया, किस बिल पे बहस कर ली, किस बिल पे आपने क्या कर लिया, किस बिल पर घेर लिया। जनता को ये मतलब है कि सांसद जी हमारी बेटी की, हमारी बहू की, हमारी भाई की शादी में आए या नहीं आए, हमारे यहाँ समस्या थी, हमारे यहाँ जब बाढ़ आई तो सांसद जी आए नहीं आए। लोगों को ये ज्यादा चाहिए। देखिए, जो नेता जमीन पर है, जो हर शादियों में नेता जाता है या विधायक जाता है, नमता उसे कोई कभी नहीं हरा सकता है। बिल्कुल। मैं अपने यहाँ का कारण बता रहा हूँ। प्रमोद तिवारी लगातार 9 बार विधायक रहे, 10वीं बार उनकी बेटी विधायक होती है रामपुर खास से, और ये वो इस समय राज्यसभा सांसद हैं, और वो प्रतापगढ़ सांसद ही लड़ते तो वहां से वो जीत जाते। उसके पीछे का कारण क्या है? अगर वो शादी में नहीं पहुंच पा रहे हैं तो जितना उस महीने में शादी हुई होगी, या जितना मान लीजिए किसी के घर पे कोई आपत्ति रही, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के यहाँ तेरहवीं नहीं होगी, तो उस महीने में पूरी लिस्ट बनेगी कि 40 लोगों के यहाँ हमें जाना है, और वो जाएंगे 1 हफ्ते में 40 लोगों के यहाँ हो आएंगे, और सबकी तस्वीर वो डालेंगे कि आज इनके यहाँ पर गया, शोक संवेदना व्यक्त की, आज इनके यहाँ गया, इनकी बेटी की शादी में जितना हमें कन्यादान हो सकता था दे दिया। तो वो जो है लोगों को इससे चाहिए। अब प्रमोद तिवारी ने बिल कितना पेश किया, कितना लड़ाई की मोदी से, इससे संसद से नहीं मतलब। ये तस्वीर तो मैंने पश्चिम में भी देखी है। संगीत सोम भी जाते हैं लोगों की शादी में, लेकिन उनके लिए तो ये कहा जाता है कि उनके साथ सिक्योरिटी इतनी तगड़ी चलती है, लोग इतने चलते हैं कि वो 10-15 गाड़ियां, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, किसी ने मुझे बताया कि 10-15 गाड़ियां ले जाते हैं। 150, हालांकि 150 एक बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है, पता नहीं किस तर्ज पर। मेरे एक कलीग ने मुझे बताई थी ये बात कि 150 लोग पहुंच जाते हैं शादी में, तो लोग बड़े उससे परेशान है उस चीज से। हालांकि मेरा उनको ये तर्क था, तो मत बुलाइए शादी में जबरदस्ती क्या है। रही बात इस चीज की, तो आप मुजफ्फरनगर पे जाएंगे तो संजीव बालियान ऐसे नेता हैं जो किसी के यहाँ 13वीं हो गई ना, लिटरली लोगों ने उनको नीचे बैठे हुए देखा, जहाँ पे सब लोग बैठे नीचे बैठ जाते हैं उनके साथ, लेकिन वो भी हार रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे यूजर्स ना रोहित कमेंट कर रहे हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी था। मानिए या नहीं मानिए, मुझे लग रहा है बेरोजगारी से भी ज्यादा नमता एक मुद्दा और था, आवारा पशु का मुद्दा। आप मानिए पूर्वांचल में बहुत ज्यादा था आवारा पशुओं को लेकर, मतलब इतनी हालत खराब है लोगों की कि वो दिन भर पहले गर्मी, रात भर किसान नम्रता अपने खेतों में चारपाई लगा के सो रहा है, और सो भी क्या पा रहा है, लाठी लेके, डंडे लेके, किसी तरीके से वो नीलगाय भगाने की कोशिश कर रहा है, किसी तरीके से वो सांड भगाने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी के साथ साथ। पेपर लीक वाला मामला था, जो इतनी बड़ी क्या कहते हैं पेपर लीक का मामला हुआ, उसकी वजह से भी एक वो था। अब देखिए, यही हम बात कर रहे थे नमता, जब एग्जिट पोल से पहले भी, कि बीजेपी को अपने चुनाव प्रचार में ये नहीं करना है कि हमने क्या कर दिया। बीजेपी आई, लेट आई। बीजेपी ये कहती रही कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, 370 हटा दिया, 3 तलाक, ये वो ये वो। चुनाव प्रभावित होता है कि हम क्या करेंगे। जब नम्रता देखिए, एक केवल मुद्दा आया कि हम ये करके दिखाएंगे, पीओके ला के दिखाएंगे। माहौल बन गया आखिरी के 2 चरण में कि पीओके आएगा, पीओके आएगा, पीओके आएगा। अगर उत्तर प्रदेश में यही मुद्दा उठता और लगातार ये रैलियों में बोला जाता कि जो हुआ सो हुआ,
अब की आवारा पशुओं के लिए हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आपके किसानों की एक भी फसल बर्बाद नहीं होगी, हम करके दिखाएंगे। और इन पर जनता विश्वास करती क्योंकि इन्होंने पहले काम किया था। ये पेपर लीक का मामला उठाते हर बार, आप ये नहीं कह सकते हैं कि चलिए 2 पेपर लीक हो गए, हमने SIT गठित कर दी, ये कर दिया वो कर दिया। पेपर लीक का मुद्दा हम ऐसा बनाएंगे, ठीक है, योगी आदित्यनाथ के बयान से ही सब कुछ नहीं हो जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जिक्र करना चाहिए था, अमित शाह गए तो उनको भी करना चाहिए था, सब सांसद को भी चुनाव प्रचार के दौरान ये जिक्र करना था कि पेपर लीक पर ऐसा आप क्या करेंगे, चुनाव इससे ज्यादा प्रभावित होता। आपने क्या कर दिया वो तो जनता को मिल गया ना, आपको मिल गया तो आप क्यों सोचेंगे भाई राम मंदिर मिल गया, वो तो हटना नहीं है ना, राम मंदिर मिल गया तो मिल गया। तो ये जो चीजें दिख रही हैं वो अब एक बार जो आंकड़ा आ रहा है, अब ये बीजेपी के लिए डरावना आंकड़ा है क्योंकि एनडीए 285 पर आ गया है, इंडिया 244 पर और अदर्स के पास 14 सीटें हैं। तो अब ये डरावने आंकड़े दिख रहे हैं और मुझे लग रहा है कि बीजेपी के अंदर खाने अब डर बैठ रहा होगा निश्चित तौर पर, जिस तरीके से ये आंकड़े 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर अब हलचल तेज हो रही होगी, बीजेपी ऑफिस में पीएमओ में भी हलचल तेज हो रही होगी क्योंकि अब यहां से रोल बहुत ज्यादा चंद्रबाबू नायडू और बिहार के सीएम नीतीश कुमार का हो जाता है। इनको कैसे मनाएंगे, इनको कैसे आगे लेकर चलेंगे, इस पर सबसे ज्यादा चर्चा अब होगी क्योंकि जिस तरीके से 285 सीटों पर एनडीए आया है और 244 इंडिया है, अब यहां से अमित शाह क्या रणनीति अपनाते हैं, नीतीश कुमार को किस तरीके से मनाया जाएगा, किस तरीके से नीतीश कुमार के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू को समझाया जाएगा, क्योंकि ये 2 सबसे बड़े की फैक्टर है। वही चंद्रबाबू नायडू जिनको 2 महीने पहले तक ऐसे छोड़ दिया गया था कि इनकी कोई जरूरत नहीं है, अब वो सबसे ज्यादा यहां पर रोल प्ले करने वाले हैं और नीतीश कुमार तो हमेशा गेम में रहे ही हैं। तो फिलहाल बहुत बेहतरीन यहां पर इंडिया गठबंधन आगे बढ़त बनाते हुए, और हेमा मालिनी को अपनी जीत का अंदाजा हो चुका है और वो मथुरा के मंदिर में पहुंच चुकी हैं, बाकी बिहारी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना कर ली है। तो हेमा मालिनी तो अपनी जीत मान चुकी हैं, बाकी कमलनाथ ने अपनी हार मान ली है। मध्य प्रदेश से एक खबर है और जिस तरीके से अब बिहार में नीतीश को महिला मुस्लिम का साथ मिला, जो खबरें आ रही हैं निश्चित तौर पर, देखिए नमता, नीतीश पर अभी भी भरोसा बिहार वालों का कायम है, इतना पलटने के बावजूद भी। मैं तो उनको लगातार पलटूराम ही कहता हूं, मैं सोचता हूँ हो सकता है शाम में वो आज फिर पलट जाए, वो कोई बड़ी बात नहीं को किधर निकल जाए। तो ये तो नीतीश कुमार पर भरोसा, मतलब ऐसा क्या है नीतीश कुमार में, नमता आपको क्या लगता है? नीतीश का क्या फैक्टर काम करता है, ये तो मेरे को ऐसा लगता है कि बिहार में सबसे ज्यादा जो राजनीति होती है वो जाति पर होती है और नीतीश कुमार को लेकर ये बात कही जाती है कि वो जाति पे बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, तो उस हिसाब से वो थोड़ा अपना दिमाग चला लेते हैं। बाकी जैसे ही उनको दिल्ली बुलाया गया, कल परसों खबर आई कि दिल्ली में वो मिले हैं बड़े बड़े आला कमान, मेरे ख्याल से होम मिनिस्टर से भी उनकी मुलाकात हुई, नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। अब सोचिए, पता है कैसी कैसी खबरें आनी शुरू हुई रोहित, कहा गया कि नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि केंद्र में आ जाइए, रेल मंत्री बन जाइए और लेकिन कुर्सी हमें दे दीजिए, कुर्सी छोड़ दीजिए। तो ये सारी चीजें हैं। और हाँ, नीतीश कुमार ऐसे आदमी हैं कि वो जैसा आपने कहा, आप तो उन्हें पलटूराम कहते ही हैं, उन्हें तो राजनीति का पलटूराम कहा जाने लगा है। कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर वो फिर से आरजेडी के साथ चले जाएं। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं, अगले 3 से 4 दिनों में कोई बड़ी बात नहीं। नीतीश कुमार के लिए पार्टी बदलना मतलब समर्थन वापस लेना, समर्थन दूसरे को लेना, ऐसा ही है जैसा आप गर्मियों में 2-3 बार कपड़ा चेंज करते हैं। लोग कहते हैं कि उनसे तो फार बेटर है लालू प्रसाद यादव। बिल्कुल। और नमता, अब मैं अगर नीतीश की बात करूं, नीतीश के बारे में एक कहा जाता है कि उन पर उतनी मोदी की भी नहीं चल पाती, केंद्र की भी नहीं चल पाती। वो वाहिद ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। वो एक ऐसे नेता हैं जो कि मोदी के समकालीन हैं, हालांकि लालू प्रसाद यादव भी हैं, समकालीन मोदी के हैं और उनको सब कुछ पता है जो मोदी को पता है। हाँ बिल्कुल। वो अपनी पकड़ बिहार के जातियों पर तो रखते ही हैं, वो राजनीति कैसे करनी वो बखूबी जानते हैं और इसीलिए भाई पिछले 15-17 साल से वो लगातार बिहार के केंद्र में रहे हैं। बिहार की राजनीति का केंद्र केवल मतलब बिहार मतलब नीतीश कुमार। हाँ बिल्कुल, भले आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हो, यादव परिवार का वर्चस्व वहां पर, लेकिन नीतीश कुमार के बिना बिहार में पत्ता भी नहीं हिलता। और अब यहां से नीतीश कुमार केवल बिहार ही नहीं, अब केंद्र के लिए की फैक्टर है और उनके पास की है। अगर यहां से नई सत्ता बनती है एनडीए की और बीजेपी अगर उसको लीड करती है तो बहुत हद तक चंद्रबाबू नायडू, मैं 10 बार कह रहा हूं, और नीतीश कुमार को समझाना पड़ेगा और केवल एक बार नहीं, 5 साल तक समझा कर चलना पड़ेगा। पहले भी इस देश ने ऐसी सरकारें देखी हैं जब गठबंधन के साथ बनी और फिर गठबंधन के साथ सरकारें कितने दिन चली ये भी देखा गया। बहुत दिनों बाद 2009 में और फिर उसके बाद 14 में जब बहुमत के साथ सरकारें आई तो उसके बाद थोड़ा अस्थाई मिला था सरकार को, केंद्र सरकार। और अब की लग रहा है कि अब मोदी की जो, अगर मोदी कुर्सी पर भी होते हैं
तो कमान किसी और के पास रहनी है और कमान चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार संभालते हुए दिखेंगे। बाकी इंडिया गठबंधन, रत्नेश पूछ रहे हैं महाराजगंज से कौन आगे चल रहा है। पंकज चौधरी आगे चल रहे हैं बीजेपी के, 22,853 वोटों से आगे चल रहे हैं। सेकंड नंबर पर हैं कांग्रेस के वीरेंद्र चौधरी और फिर तीसरे नंबर पर हैं बीएसपी के मौसमी आलम।